हर दल और विपक्ष का हर बड़ा नेता जो है खुलकर इसकी मांग कर रहा है। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। CWC के सत्र में इस पर लगातार बात हो रही है और ये साफ जाहिर बात है कि पॉलिटिकली इससे बीजेपी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है असुविधा महसूस कर रही है और ये कोशिश उम्मीद होगी उसको कि इस योजना के तहत कम से कम जो भी कुछ माहौल बनाने की बात है विपक्ष के द्वारा जाति के जनगणना के जरिए उसकी एक काट हो सके। दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, नए मेहमान हमारे। दीपक जी स्वागत है आपका। शहजाद पूनावाला लगातार हमारे साथ जो है वो बने हुए हैं। जातिगत जनगणना थोड़ा परेशान कर रही है आपको ये मुद्दा, शहजाद जी? देखिए 2011 में जब इसको किया गया, 2014 तक समय था यूपीए के पास, उसने जारी नहीं किया। उल्टा उन्होंने अधिकृत तौर पर कोर्ट के सामने ये कहा कि पंडित नेहरू से लेकर सरदार पटेल की ये सोच थी कि इस प्रकार से जनगणना नहीं होनी चाहिए, लिहाजा हम भी इसी स्टैंड को लेते हैं। और अजय माकन जो मंत्री थे उन्होंने ऑफिशियल स्टैंड लिया। और उसके बाद छोड़िए ना, बाकी सब तो देखिए, इन्होंने कभी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक स्टेटस नहीं, लेकिन बिहार की सरकार में आप थे तब आप भी नहीं मना कर पाए थे, तब तो आप साथ थे सरकार के फैसले के। देखिए मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें अगर एक राज्य सरकार कर रही थी, हमने उस समय पर एक समर्थन हमारा दिया है। उस समय वो सर्वे किया गया है। अब उस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, उस पर हमने हमारा क्लियर कट कैटेगोरिकल स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है कि ये किसका विषय और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। परंतु सवाल ये है कि ओबीसी समाज से इतना लगाव है तो कम से कम ओबीसी समाज को गाली देना तो बंद कीजिए। कम से कम ये तो बताइए कि ओबीसी समाज से जो आपके अध्यक्ष थे उनको क्यों धक्के मारकर निकाल दिया। और कम से कम ये तो बताइए कि इनके नेता थे सलमान खुर्शीद, यूपी में जाकर ये घोषणा करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में, तो इसका मतलब कि ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन कम करके धार्मिक आधार पर, जो कि अंबेडकर जी की कल्पना कतई नहीं थी, उस प्रकार से उनके अधिकार को अगर कम करने का काम या प्रयास किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ओबीसी समाज के विषय पर तो कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तो ओबीसी समाज को केवल अपमानित किया है और केवल ओबीसी समाज को बार बार प्रताड़ित करने का काम। अब तो इनकी पार्टी मांग कर रही है SC ST OBC के आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। इनको सारी सीमाएं जो है सरकार से निकलने के बाद यदि ये सारी चीज़ें सूझती है तो उनको बोल देना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। इसका मतलब ये है कि इनका कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता करने की नहीं है, केवल और केवल समाज में और विभाजन लाने की है। और जहाँ तक SC ST समाज की बात है तो इनसे पूछे ना कि अंबेडकर जी को जीते जी चुनाव 2 बार हराने का काम इन्होंने किया। SC ST समाज के खिलाफ लगातार काम करने का काम इन्होंने किया। आज तक इन्होंने आज जो भी स्कीमें शुरू हुई हैं, PM मुद्रा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की नल से जल की योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, इस सब के ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी जो रहे हैं वो SC ST OBC समाज से रहे। सबसे ज़्यादा मंत्री अगर SC ST OBC समाज से बने तो आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बने हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं कभी ना नेतृत्व दिया, ना रिप्रेजेंटेशन दिया, ना उनको लाभ दिया। इस योजना के साथ हैं आप? ये तो भाई OBC वर्ग के लिए लाई गई योजना कह लीजिए या विषय वर्ग के लिए लाई गई योजना कह लीजिए, फायदा जिनको पहुंचना है उन तक पहुंचे। एक क्या है ना, बहुत कंफ्यूज जनता पार्टी है भाजपा, जो है बहुत कंफ्यूज जनता पार्टी है और देश को भी कंफ्यूजन के मोड में ले जाना चाहती है। आज आप योजनाएं लॉन्च करते हैं, कल आप कुछ और लॉन्च करते हैं, तो इनकी पैकेजिंग जो है ना बस नई होती है, चीज़ें पुरानी होती हैं। तो नए पैकेट में नया पुराना सामान बेचने की कोशिश करते हैं, योजनाएं वही चलाते हैं। आप आधार कार्ड का भी अगर लेंगे तो आधार कार्ड भी कांग्रेस की योजना थी, तो कांग्रेस की ही सारी योजना लागू करते हैं। बात ये आती है कि आप ओबीसी के नाम पे राजनीति करते हैं, SC ST के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन आप जनगणना का विरोध करेंगे। मोदी जी मंच पर जाएंगे, खुलेआम कहेंगे मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। मोदी जी खुलेआम जाके कहेंगे पसमानदा मुसलमानों के लिए हित के काम। अरे भारतवासी की बात क्यों नहीं करते आप? 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक जाति की बात क्यों नहीं करते भाई? आप एक जाति को मंच पे जाके बांट देते हैं, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। तो मोदी जी विभाजन करते हैं, तो मोदी दीपक जी बात आपकी समझ में नहीं आई। आप चाह रहे हैं देश में सारी जातियों की गिनती कराई जाए जी, कौन किस समाज से कौन कितना है, फिर आप कह रहे हैं बांट ये रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक कंफ्यूज लोग हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, पता चलना चाहिए भाई कि देश में किसकी कितनी आबादी है। अभी आप एक देश एक जाति की बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा के लिए बात कर रहा हूँ ना। मोदी अगर ये विरोध कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, तो फिर ये कहें एक देश एक जाति, एक देश एक जाति कह दे भाई कि पूरे देश में एक ही जाति। जैसे हिंदुत्व का ये पिटारा लेके घूमते हैं, हिंदुत्व क्या है? आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू, सब हिंदू हैं। जाति की ऊंच नीच भेदभाव तो खत्म होना चाहिए ना। बिल्कुल खत्म। आप लोग तो सनातन को जिसने गाली दी उसके पीछे भी यही वजह बता रहे हैं। सनातन को कोई गाली नहीं दे सकता। सनातन देखिए शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सनातन पे संशय नहीं हो सकता। सनातन सबके लिए है, सनातन में विघटन नहीं है, विच्छेद नहीं है, सनातन में संबंध है, प्रेम है। तो भाईचारा बताना था वहां बता दिया। बता रहा हूँ ना, आज आपके माध्यम से देश को बता रहा हूँ मैं।
आपके माध्यम से देश को बता रहा हूँ। और सनातन पे देखिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है मेरी। आपने क्या किया है सनातन के लिए? सनातन आप भी हैं, मानते हैं सनातन धर्म को, तो क्या किया है सनातन धर्म के लिए? आपको क्या किया है? पूछ रहा हूँ आपसे, मैं क्या करूं बताइए? कुछ माला वाला फेरूं यहाँ खड़ा होकर के? माला, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देश को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। करना क्या है सबको? अरे सनातनी पैदा हुए भाई, अब बताने का, सर्टिफिकेट लेने का, बांटने का जरूरत नहीं है। तो भाजपा सनातन का सर्टिफिकेट ना बांटे, हम ना उस पर चर्चा करना चाहते। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम। ये पराया है, ये मेरा है, तुम्हारा है, छोटा है, बड़ा है, ये हमारे सनातन में नहीं है। इसीलिए मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ बात यहाँ पे हो रही है। तो जाति एक होना चाहिए, एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए, लेकिन कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसके हिसाब से एक जनगणना हो रही है। और उनको पीछे उसको समाज के किस मेन धारा पे आना है, उसका मेन मकसद ये है। जाति बताने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये मकसद है कि जाति की राजनीति नहीं करना चाहते आप। ठीक, हाँ, मैं इस पे जाति के नाम पे मैं वोट नहीं मांगना चाहता, ना कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। मुझे इस पे जवाब देने जाति दीजिए। के नाम पे हाँ, विकास मुझे इस पे होना जवाब चाहिए। देने दीजिए। अब देखिए, इन्होंने अभी कहा कि एक देश एक जाति होनी चाहिए। मान्यवर, आप तो वो लोग हैं, अभी एनसीबीसी की रिपोर्ट आई कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में जो ओबीसी समाज का अधिकार था उसको छीनकर रोहिंग्याओं तक को दे दिया गया। अब बताइए, ये तो मुसलमानों में जाकर ढूंढते हैं कि जाति कौन सी है, जबकि थियोलॉजिकली अगर बात करें तो मुसलमानों में कोई जात ऊंच नीच नहीं होती। ये तो कहते हैं कि हम सभी, पूरी दुनिया, पूरी उम्मा एक है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों को अपना एक सेकंड देखिए। दीपक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक जी, मैंने आपके बीच में कतई नहीं बोला। आप अपने समय पर जवाब दीजिए। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। एनसीबीसी की जो रिपोर्ट आई है कि पश्चिम बंगाल में जो 119 जातियां वहां पे आइडेंटिफाई की गई है, ज्यादातर मुस्लिम ओबीसी जातियां हो गई है। क्या आप इसके साथ खड़े हैं, इसके खिलाफ खड़े? बताइए। आप बताइए, राजस्थान में एक भी व्यक्ति को कई जिलों में ओबीसी होने का उनको अधिकार ही नहीं मिला। बिहार में कुर्मी समाज के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला। वहां पर जो आय है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल दिया गया, जिससे कि वो सारे लाभ के बाहर चले गए। तो मुझे बता दीजिए कि आप इसके साथ खड़े हैं, इसके खिलाफ हैं, और फिर उसके बाद बात कीजिए। जहां तक बात है, देखिए दीपक जी, समस्या क्या है पता है क्या? आपको इस देश में अगर एक एसटी समाज से, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनती है, तो आप उसको भी किस प्रकार से ईवल मानसिकता का बताते हैं, उसको किस प्रकार से उसको अलग अलग तरीके से अपमान करने के लिए राष्ट्रपति कह देते हैं। जब ओबीसी समाज से कोई उपराष्ट्रपति बने, उसके विरोध में आप उतर आते हैं। तो ये आपका प्रवृत्ति रहा है हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी समाज के विरोध में रहना, और इसीलिए आज इस प्रकार के ढकोसले से कोई आपकी बात को आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपने रोशनी आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। आप सार्वजनिक करेंगे उसकी रिपोर्ट, फिर पता लगे कि किस जाति में कितना लाभ किसको वर्ग को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसमें सब क्लासिफिकेशन के लिए आप लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है। देखिए, जहां तक जो भी आयोग का काम है, वो आयोग का काम अपने स्तर पर करेगा, क्योंकि आयोग जो होते हैं वो ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो रिपोर्ट दे चुका है। तो उसके बाद उसके जो भी उसकी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। परंतु मेरा सवाल आज ये है कि ये बताएं ना कि ये तो केवल एक रिपोर्ट पे अटक गए हैं। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना कि इतने वर्षों तक नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक स्टेटस क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए, एससी एसटी जो कमीशन होते थे वो एक होते थे, उसको अलग करने का काम किसने किया? अरे बाकी सब तो छोड़िए, भगवान बिरसा मुंडा के जन जयंती को आपने जनजातीय दिवस के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। आपने केवल एक परिवार का महिमा मंडन किया, परंतु जो हमारे आदिवासी समाज से आने वाले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कभी स्वीकारने का काम नहीं किया, उनका कभी योगदान सेलिब्रेट करने का काम नहीं किया। दीपक जी बोलिए। बड़े कमाल की बात है, कहते हैं ना, भाजपा बोले तो बोले चलनी, क्या बोले जिसमें 72 क्षेत्र। तो भाजपा जब ऐसी बात करती है तो अच्छा नहीं लगता है। महाराष्ट्र में जाते तो जाति के नाम पे, मराठा के नाम पे, लोकल के नाम पे आरक्षण देने की बात करते। तो आप खिलाफ है? आप मराठा आरक्षण के खिलाफ है? आप अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी का बयान बता दीजिए। सौरभ जी, नहीं, आप बता दीजिए कि आप मराठा आरक्षण के खिलाफ है। मैं ये सवाल, अच्छा आप पीछे बोलेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे, लेकिन ये सवाल है आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए कि मैंने पूछा है पहले सवाल, मैंने नहीं किया है सवाल। एक क्या दो तरफा स्टैंड क्या होता है? हम तो पूरे समर्थन में, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है? तो फिर मराठा आरक्षण पे पूरे समर्थन में, आप बताइए क्या? आरक्षण करते हैं तो फिर जातिगत आरक्षण के खिलाफ क्यों है? जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों है? ये बताइए, देश को स्पष्ट करिए। आप ऐसा नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग, राजस्थान की राजनीति अलग। एक देश एक नीति की बात करने वाले लोग आप अगर जो हो तो फिर एक नीति लागू करो। आप क्यों वहाँ पे जनगणना और आरक्षण को एक मानते हैं क्या? दीपक जी, मैं केवल आपकी केवल समझ की जानकारी की होता है कि एसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, आप एक तो मुझे स्पष्ट कर दीजिए कि जनगणना और आरक्षण एक आप मानते हैं? सौरभ जी देखिए, आरक्षण और जनगणना, एक बार अपनी बात कंप्लीट कर ले, बोलिए। पर वो क्या बोले जा रहे, जनगणना की वालों की बीमारी है, इनकी मानसिकता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि
इनके जो मुखिया हैं वो भी दिन भर बोलते रहते हैं, किसी को बोलने नहीं अच्छा देते। दीपक, मैं बस तो एक बार समस्या जरा वही है। तस्वीरों पर बोल दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने लगातार आपको बताया इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में, कितना भव्य है, विशाल है। दुनिया भर में जितने बड़े कन्वेंशन सेंटर्स हैं उसमें इसकी गिनती होती है। और ख़ास तौर पर अगर आप इसके लुक की बात करेंगे तो अपने आप में बहुत खूबसूरत लुक इसका है। पूरा LED का इसका फसाड बनाया गया है, ख़ास तौर पर रात के वक्त बहुत अद्भुत लगता है। और इसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहीं से फिर वो विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत करेंगे और इसके बारे में देवेंद्र आपको बताएंगे। हाँ सौरभ, तो जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इस कन्वेंशन सेंटर को जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद वही था कि दुनिया के लेवल पे आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इस प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा स्कीम दिया जाएगा जो विश्वकर्मा योजना जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें सौरभ देखें तो सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि अगर आज तो ये स्कीम की बात है, आगे पॉलिटिक्स की बात करें तो संसद का जब विशेष सत्र चलेगा और वहाँ पर इस प्रकार का कोई मसला आए या फिर आगे की राजनीति में मसला आए तो फिर सत्ता पक्ष इस तैयारी में है कि जस्टिस रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा चर्चा में लेकर आया जाए और उसको एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर इस लिहाज से क्योंकि क्षेत्रीय दलों में जो पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी, या बिहार के RJD की लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात कर लें, ये लोग जाति विशेष की पार्टी हैं और वहाँ पर जैसे ही उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी की बात होगी कि इस आरक्षण का फ़ायदा किस जाति विशेष को मिला, उस कैटेगरी के तहत आने वाली पिछड़ी जातियां कैसे इससे महरूम रह गई, इसका क्या क्राइटेरिया और होना चाहिए जिससे न्यायोचित तरीके से इसका बंटवारा हो सके, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी समस्या आएगी उन विपक्षी दलों के लिए भी और उस कार्ड को भी तैयार करके रखा गया है। तो फिलहाल तो आज ये स्कीम का फ़ायदा है कि कैसे इस स्कीम के मार्फत आप इस 18 सेक्शन के तहत जो लोग आने वाले हैं, जो कम्युनिटी आने वाली हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। हालांकि वो कम्युनिटी के नाम पर नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो उनका पेशा है उसी जाति के तौर पे वो जानी जाती हैं। जैसे लुहार की अगर बात करें तो जो उनका पेशा है उसी जाति के तौर पे वो जानी जाती हैं। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी हैं, तो उस लिहाज से इस स्कीम को लेकर आया गया है और फिलहाल इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उस स्कीम के बारे में बताते हैं लोगों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।